आज की हमारी चर्चा है लखनऊ के बारे में, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ कबाब और बिरयानी की बात नहीं करते, वो एक पूरे शहर की आत्मा की कहानी सुनाते हैं। सही कहा। हैदराबाद के बाद लखनऊ भारत का सिर्फ दूसरा शहर है जिसे ये सम्मान मिला है। जैसा यूनेस्को के एक प्रतिनिधि ने कहा भी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। पर असल सवाल तो ये है कि आखिर लखनऊ के खाने में ऐसा क्या खास है? यही बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। स्रोतों में एक विशेषज्ञ ने इसकी वजह बताई है धीमी गति। मतलब आज की इस फास्ट फूड दुनिया में एक शहर का स्वाद उसकी धीमी गति में छिपा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ धीमी आंच पे पकाने की तकनीक नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक धीरज की फिलॉसफी है। अच्छा। वहां घरों में आज भी सुबह से यही चर्चा होती है कि रात में क्या पकेगा और कैसे पकेगा। ये खाना बनाना नहीं है, ये संवारना है। और इसकी जड़ें सीधी नवाबों के दौर से जुड़ती हैं। अच्छा, तो ये नवाबी रसोई से आया है। मैंने पढ़ा कि ये एक तरह से फारसी और भारतीय शैलियों का संगम था। तो क्या हम कह सकते हैं कि लखनऊ का खाना असल में एक फ्यूजन फूड है? हाँ, इसे भारत का पहला और सबसे सफल फ्यूजन फूड कहा जा सकता है। नवाबों की रसोइयां किसी लैब से कम नहीं थी। सही है। वहां लगातार नए नए प्रयोग होते थे। वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक कला की तरह देखते थे इसे। और इन्हीं प्रयोगों से जुड़ी एक कहानी तो खास तौर पर मजेदार है, वो गलौटी कबाब वाली। कहते हैं कि ये एक ऐसे नवाब के लिए बना था जिनके दांत नहीं थे। ये सच है क्या? हाँ, ये कहानी बिल्कुल मशहूर है। एक उम्रदराज नवाब थे, कबाब खाने का शौक था, पर चबा नहीं सकते थे। तो उनके लिए कीमे को पपीते और खास मसालों के साथ इतना बारीक इतना पीसा गया कि वो जबान पे रखते ही घुल जाए। गलौटी का मतलब ही है मुंह में घुल जाने वाला। वाह, क्या बात है। मतलब जरूरत ने कैसी लाजवाब डिश को जन्म दे दिया। बिल्कुल। और यही सोच हमें अवध की रसोई के सबसे बड़े योगदान तक ले जाती है, दम पुख्त तकनीक। अच्छा, दम पुख्त। हाँ, इसमें बर्तन को आटे से पूरी तरह सील करके धीमी आंच पर घंटों पकाया जाता है, ताकि खाने की खुशबू और रस सब उसी के अंदर कैद रहे। और इसकी शुरुआत की कहानी तो और भी अनोखी है। इसका ताल्लुक एक अकाल से था, है ना? हाँ, 18वीं सदी में जब अकाल पड़ा तो नवाब आसिफउद्दौला ने लोगों को काम के बदले भोजन देने का एक कार्यक्रम शुरू किया। ओके। तो मजदूरों के लिए बड़े बड़े बर्तनों में चावल, मांस, सब्जियां डालकर उन्हें सील करके धीमी आंच पर छोड़ दिया जाता था। एक दिन जब नवाब वहां से गुजरे और उन्हें उस खाने की महक आई, तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस तकनीक को शाही रसोई का हिस्सा बना दिया। कमाल है। मतलब जो खाना गरीबों का पेट भरने के लिए बना था, वो शाही दस्तरखान की शान बन गया। लेकिन ये तो हुई मांसाहारी खाने की बात। लखनऊ का शाकाहारी खाना भी उतना ही मशहूर बताया गया है। और यही तो इस शहर की खूबसूरती है। यहाँ का बनिया समुदाय, उनकी मौसमी सब्जियां, चाट और खासकर मिठाइयाँ, ये सब लखनऊ की पहचान का उतना ही बड़ा हिस्सा हैं। सही। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये परंपराएं आज भी जिंदा हैं। जैसे वो नेत्राम की कचौरी वाली दुकान 1880 से चल रही है। वही। और सोचिए, आज उनकी छठी पीढ़ी के प्रांशु, जो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, वो दुकान चला रहे हैं। अरे वाह। उनका कहना है, ये मेरे खून में है, मैं इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं चाहूंगा। ये दिखाता है कि सिर्फ दुकान नहीं, एक पहचान है। इन स्रोतों में एक और अनोखी चीज का जिक्र है, मक्खन मलाई। ये सिर्फ सर्दियों में मिलती है। और इसे बनाने का तरीका बड़ा रहस्यमयी है। रहस्यमयी क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह प्रकृति और कारीगरी पर निर्भर है। दूध को हाथ से मथकर रात भर ओस की बूंदों के नीचे रखा जाता है। ओस की बूंदों के नीचे? हाँ, ताकि उसमें वो हवा जैसी हल्की झागदार बनावट आ सके। इसे घर पर बनाना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये मिठाई मौसम और कारीगरी का एक संगम है। बिल्कुल, यही लखनऊ का अनूठापन है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। शेफ रणवीर बरार कहते हैं कि इस यूनेस्को टैग का असली फायदा तब होगा जब शहर के कम ज्ञात भोजनालयों को पहचान मिलेगी। और एक चिंता की बात भी है। स्रोत ये बताते हैं कि मक्खन मलाई बनाने वाले जो कारीगर हैं, हाँ, उनकी नई पीढ़ी ये कला सीखना ही नहीं चाहती। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अगर कारीगर नहीं रहेंगे तो ये कला भी नहीं रहेगी। क्या ये पहचान शहर की उन पाक कलाओं को बचाने में मदद करेगी जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, या फिर कुछ स्वाद सिर्फ कहानियों में ही रह जाएंगे?